नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में 7 महीने के बाद चुनाव होने हैं और सभी सियासी पार्टियां यूपी फतह की तैयारी में लगी हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेंगे। जेपी नड्डा प्रदेश के सभी मोर्चे के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। अब यूपी फतह के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए आज बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर के आईटी और सोशल मीडिया टीम के दिग्गज समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। अब चुनावी तैयारियों के तहत बीजेपी अपने हर विंग को ट्रेनिंग देकर सशक्त करने में लगी है ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फतह रथ को आखिर विपक्ष कैसे रोक पाएगा और बीजेपी की चौतरफा तैयारी क्या विपक्ष पर भारी पड़ेगी और अब की बार साइबर युद्ध में क्या आर पार होने वाला है, आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज बड़ी बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जेपी नड्डा के यूपी दौरे को लेकर के सियासी रिएक्शंस क्या कुछ आए, इसको भी सुनिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश में आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनका पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव सन्निकट है, तो चुनाव की तैयारियों के साथ साथ अन्य कार्यों पर भी विशेष रूप से बात होगी। कि आदरणीय नड्डा जी सुबेरे लखनऊ पहुंचेंगे और सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे, वहां संबोधित करेंगे जिला परिषद और विधानसभा के प्रभारियों को भी वहां संबोधित करेंगे। उसके बाद संगठन के साथ चर्चा करेंगे और हर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दायित्व है कि जब वो आता है। तो अब कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि जो सियासी हलचल है वो बेहद तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है। हर एक विंग पर फोकस आप देख रहे हैं कि हर एक विंग पर फोकस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और आज भी आपने देखा कि आईटी विंग यानी कि जो आईटी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर के भी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें तमाम वॉलंटियर समेत आईटी सेल से जुड़े हुए पदाधिकारियों की मौजूदगी रही, जहां पर उनको यह निर्देशित किया गया और बताया गया, गुर सिखाए गए कि आखिर किस तरीके से सोशल मीडिया भी आज के दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर रहा है और इसलिए जो परसेप्शन विपक्ष बना रहा है अगर उसको सही मायने में कोई तोड़ सकता है तो वो सोशल मीडिया है। इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए और किस तरीके से रणनीतिक आधार पर इसमें आगे बढ़ना है और कैसे उन तमाम योजनाओं को पहुंचाना है जनता तक। इस बारे में अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री के पूरे संबोधन को आपने सुना जिसमें उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि किस तरह से जो तमाम योजनाएं हैं उनको अगर जोड़ते हुए आप लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करें और उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों तक अगर पहुंचाएं तो विपक्ष को भी जवाब मिल जाएगा और आपकी जो बात है वो जनता तक पहुंचेगी और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो आज ये जो कार्यशाला है ये निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके अंदर जो आईटी सेल के पदाधिकारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको आज यहां पर निर्देशित किया गया है। उनको यहां पर जो चुनावी रणनीति है उसके गुर सिखाए गए, बताया गया कि किस तरीके से आईटी सेल को अपना काम करना है और कैसे तत्परता के साथ उन तमाम बड़ी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और कनेक्ट करना है उन लोगों के साथ जिनको इस योजनाओं का लाभ मिला है। और इन सब के बीच में महत्वपूर्ण यह भी है कि 7 और 8 तारीख को आप देखें जेपी नड्डा का भी दौरा होना है जहां पर वो सभी विंग के जो मंत्री हैं या जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बातचीत होनी है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह से साधने में लगी हुई है और अब सवाल यह है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम चुनावी रणनीति को बनाते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इसका जवाब क्या है विपक्ष के पास, आज इसी पर चर्चा करते हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विकास जी बहुत स्वागत है आपका। जयनेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। जयनेंद्र प्रताप जी आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी आपका भी स्वागत। और हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। हरीश जी, चर्चा की शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा। आज जिस तरीके से आज आईटी विंग को प्रशिक्षित किया गया या मुख्यमंत्री अभी जो कह रहे थे हम लोगों ने सबने विस्तार पूर्वक उसको सुना, लेकिन क्या ये मान के चला जाए कि 2022 के अंदर ये आईटी विंग भी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है और इसलिए आज इनको यहां पर प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया। आज इस प्रशिक्षण के मायने क्या, ये मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। हरीश श्रीवास्तव जी आपका रिएक्शन चाहूंगा पहला। 21वीं शताब्दी सूचना क्रांति की शताब्दी और आज
सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है। हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूं विवेक जी। सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल है सरकार के कामकाज, पार्टी की रीति नीति, पार्टी के कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। इसके लिए पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से उनका प्रबोधन, किस तरह से उनको बातों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच पहुंचानी है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन हुआ उससे जो लोग लाभान्वित हुए, उन सारे संदेशों को जनता के बीच ले जाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और आज अगर देश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सब सर्वाधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो पार्टी के नेतृत्व के संदेश को, सरकार के कार्यों को जन जन तक ले जाने का काम करते हैं। और इसके लिए जो पार्टी का जो आईटी विंग है वो काम कर रहा है। विभिन्न विंग हैं पार्टी के, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं और आईटी विंग भी उसमें से एक है। और जिसकी आज कार्यशाला थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें उन्होंने प्रबोधन दिया अपना, तो ये एक पार्टी के कार्यक्रमों का एक हिस्सा है, पार्टी कार्यशैली का एक हिस्सा है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय जी, चूंकि अभी हम लोग सुन रहे थे मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि विपक्ष जिस परसेप्शन को बनाने की कोशिश कर रहा है उसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आईटी विंग या फिर जो सोशल मीडिया है उसका आप सहारा लें और जाएं, लोगों के बीच में कनेक्ट करें और बताएं, और जो परसेप्शन विपक्ष बना रहा है उसको आप तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ जेपी नड्डा भी दौरे पर आ रहे हैं, यानी कि हर मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कवायद में लगी हुई है। क्या चुनौती के तौर पर इसको आप देखते हैं? डॉक्टर अभिषेक राय, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। आयुष जी, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्हें आना चाहिए, अपनी सरकार को बार बार दुरुस्त करना चाहिए जहां वो गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने कई बातें कही, बिंदुवार मैं उनका आंसर देना चाहूंगा। उन्होंने शौचालय जरूर बनवाए उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बनवाए, पर इन लोगों ने 9 रत्न जो आज से नहीं आजादी के बाद बने थे उनको प्राइवेटाइज करने का काम किया, उनको बेचने का काम किया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी यूपी में 4 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे, बहुत ध्यान से उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए जो उन्होंने 2017 में बनाया था, उसमें उन्होंने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। तीसरी बात, मैं उनके राशन की बात कर रहे थे कि हम राशन दे रहे हैं, फ्री में अनाज बांट रहे हैं, तो अगर वो फ्री में अनाज बांट रहे थे तो उन्होंने 15 लाख का भी वादा किया था। 15 लाख में से ठीक है 5 किलो चावल और वो दे दिया। अब महंगाई इन लोगों ने बढ़ा दी, आटे दाल का भाव इन्होंने बढ़ा दिया, दाल आज कितनी महंगी है, महंगाई का रेट कितना बढ़ा, इन्होंने गरीबों के थाली से खाना गायब कर दिया, राशन बांट के इसकी कमी पूरा करना चाहते हैं। चौथी बात इन्होंने कही थी इलेक्ट्रिसिटी की, इन्होंने फ्री कनेक्शन दिए। आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिक रही है। इन्हीं का शासित हरियाणा है जहां 3 रुपए 50 पैसे पर यूनिट बिजली बिकती है। इन्हीं का शासित मध्य प्रदेश है जहां पे 3 रुपए 57 पैसे बिजली बिकती है। तो ये इनके आकलन है। उन्होंने दूसरी चीज कही, फ्री सिलेंडर दिए। 2014 में फ्री सिलेंडर, फ्री कनेक्शन जो होते थे, 400 रुपए गैस के दाम होते थे, आज 900 रुपए। कहां से गरीबों को कनेक्शन लेने के बाद वो भरा पाएगा? जवाब है इनके पास। इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? उसके बाद ये कहते थे कि चीनी मिल का बात करी इन्होंने वादा किया था अपने संकल्प पत्र 2017 को, ये लोग पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। इन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ना मिलों का भुगतान होगा। मैं आजमगढ़ से आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कटियाव चीनी मिल चलती है और 2 साल से यह गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कहने को, मैंने कहा ना, इनकी भाषण देने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, जुमलों में देने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। ये जुमलों की सरकार है, इन्हें पता है 4.5 साल कुछ नहीं किया है। ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने आंकड़ों का पोस्टर लगा रहे हैं। ये 10% काम जो इन्होंने अपने संकल्प पत्र में दिया था उसको पूरा। चलिए, कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया और खुद ही अगर ये जाएंगे जनता के बीच में तो जनता इनको खुद इसका जवाब देगी। मैं इसका जवाब हरीश जी से ले लूंगा, लेकिन ठीक है, विकास जी से मैं एक रिएक्शन लेता हूं। विकास जी, आपने भी मुख्यमंत्री जी की बात को अभी सुना होगा, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर, हर विंग को मजबूत करने में लगी हुई है, क्या एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए? विकास जी, देखिए, सूचना क्रांति के जगह और
को मजबूती प्रदान करने वाले आदरणीय स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी की जो प्रदत्त योजना थी उसके वजह से आज भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने आईटी सेल बनाया और आईटी सेल के माध्यम से वो बात आगे रख रहे थे। मुख्यमंत्री का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना। मुख्यमंत्री ने शुतुरमुर्गी आंकड़ों को सामने रखा और आईटी सेल के लोगों को बताया, जिन बातों को वो बता रहे थे उसमें मैं सुन रहा था, जितनी योजनाएं बता रहे थे, इंदिरा आवास योजना रीपैकेजिंग करके, प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम सारी योजनाओं को बताया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के शासन काल में जो 70 साल से जितनी योजनाएं चल रही थी उन सारी योजनाओं की रीपैकेजिंग करके बताने की बात की। पर वो ये बात भूल गए कि जो हथियार मार्केट में आता है वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास आता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार उसका इस्तेमाल कर दिया, धर्म जाति के चश्मे से देखा इस देश को और अपने नफरत के एजेंडे को, बंटवारे की राजनीति को आगे किया और कांग्रेस पार्टी थोड़ा उसमें पिछड़ गई। और पिछड़ी क्या, 49% वोट अगर उनको पड़ा तो 61% लोग उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं और 61% लोग उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जो पुरानी वाली तर्ज पर फिर से अब की बार सरकार बनाने के लिए गंभीर है और हमारा आईटी सेल इनके एक एक सवाल का जवाब पहले से बना के रखा हुआ है। यह फेंके तो ऐसे झूठ की पुलिंदे, जितने भी इनके जुमले होंगे 24 घंटे के अंदर उनके काउंटर होंगे। और उत्तर प्रदेश में 2022 में सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांग्रेस पार्टी अपनी मुस्तैद टीम के साथ एक बड़े रणनीति के साथ काम कर रही है और इनको हर मोर्चे पे, हर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का सड़क पर उतर के संघर्ष करना, बेरोजगारों के लिए बात करना, जिस तरह वो अभी बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े दे रहे थे, 59,000 भर्ती को लेकर जिस तरह उनके मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, इको गार्डन में नौजवानों के तमाम सारे संगठन बैठे हुए हैं, बरसात में, जाड़े गर्मी में जिस तरीके से 9 महीने से किसान उत्तर प्रदेश की सीमा पे बैठे हुए हैं, तमाम सारे सवाल हैं। उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों की बात किया, मनरेगा का बजट उन्होंने काटा है, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर हो गई है, मध्यम वर्ग की। चलिए ठीक है, आपने कुल मिलाकर के बता दिया कि आपका भी आईटी सेल कम से कम इसका जवाब देने के लिए सक्षम है। 24 घंटे के अंदर आप इनको जवाब देंगे। ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जैनिंद जी का मैं रिएक्शन लेता हूं। देखिए थोड़ा समय कम है, मैं एक एक करके सबका रिएक्शन पहले ले लेता हूं। जैनिंद प्रताप जी, आपने भी मुख्यमंत्री की बात को सुना होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने आईटी विंग को इसलिए भी मजबूत कर रही हैं क्योंकि इस पर तो सब सहमत हैं कि चुनाव में अब सोशल मीडिया की भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एसपी को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं सोशल मीडिया के लिहाज से समझना चाहूं, उसका काउंटर आप लोग कैसे करेंगे? और मुख्यमंत्री ने आज जो बातें कही उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जैनिंद जी। आयुष भाई, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के शेर है भाजपा, धरातल पर बिल्कुल उसके आंकड़े गायब हैं, उसका कार्य गायब है, उसकी क्षमताएं गायब है। धरातल पर उसके पास कार्यकर्ता भी नहीं है जो बार बार उनको लोगों को बताना पड़ता है कि देश का सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा के पास है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये केवल सोशल मीडिया पे ही पीटा जाता है। ये धरातल पर नहीं है। मैं आपको कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगा। जैसे सोशल मीडिया के सहारे ही भाजपा अपने झूठ का प्रचार प्रसार करती है। अब मैं उसमें जो अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उसी में से मैं, उन्होंने जैसे चीनी मिल का बताया, चीनी मिल के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट पास हुआ था 3,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था मिलों के लिए, किसानों के लिए नहीं। 10,700 करोड़ रुपया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया है अभी तक। दूसरा, उन्होंने शौचालय कहा था। शौचालय, मैं अभी जब पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे थे, गांव गांव जा रहा था तो मैं देख रहा था कि पहली चीज तो जो शौचालय बनवाए जा रहे हैं उसमें कमीशन पहले ही ले लिया जा रहा था लोगों से। दूसरा, उनकी हालत जो शौचालय है, किसी में टंकी नहीं है, किसी में पानी नहीं है, किसी में नल नहीं है, किसी में शौचालय का गड्ढा ही नहीं खुदा हुआ है। इस तरह के शौचालय बने हुए हैं। उन्होंने 40 लाख बताए हैं, तो हो सकता है बनाए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसने बनाए हैं। तीसरी चीज उन्होंने बिजली बताया, तो बिजली देखिए पूर्वांचल के क्षेत्र में बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और पूर्वांचल ही अंधेरे में डूबा रहता है। जो बिजली के दाम है उत्तर प्रदेश के, वो तो हमारे भाई ने पहले ही बता दिए हैं किस हिसाब से पूरे देश में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने अगला बताया गैस।
हाँ बिल्कुल, 350-400 रुपए का सिलेंडर था और आज की डेट में 850, 900, 950 बाजार के हवाले हैं दाम, तो उसमें मिल रहा है। अब 9.5 करोड़ लोगों को 2019 दिसंबर तक इन्होंने सिलेंडर बांटे थे, उसमें से 41% लोगों ने एक बार या एक भी बार नहीं भरवाया था सिलेंडर, यानी कि रिफिल ही नहीं करवाया था। लगभग 41% लोगों ने, 25% लोगों ने एक भी बार नहीं करवाया था और लगभग 18% ने एक बार करवाया था। सालाना उनका औसत था लगभग 3.3, और जबकि आम उपभोक्ता भरवाता है 6.7 बार एक साल में सिलेंडर। तो ये इनके गैस की हालत है। बेरोजगारी, इन्होंने, आपको याद होगा, एक ट्वीट किया था कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले, जो इन्होंने कि हमने रोजगार दिए, इतने दिए, उतने दिए, और बाद में मुख्यमंत्री जी को वो नहीं, ठीक है जैनेंद्र जी, ये तो आपने बता दिया कि इन्होंने नहीं किया, ये जो कह रहे हैं वो इन्होंने किया नहीं, लेकिन ये बताने के लिए आप सोशल मीडिया की भूमिका को समझ रहे हैं ना। मुझे ये बताइए ना कि एसपी का जो सोशल मीडिया है या उसका आपका जो विंग है, क्या वो इस स्थिति में है कि इनको काउंटर कर पाए, या फिर आपको फेस टू फेस जाना होगा, लोगों को बताना होगा? कन्वे कैसे करेंगे? क्योंकि आज के दौर में सूचना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो हो रहा है ना जैनेंद्र जी, उसको काउंटर कैसे करेंगे? मेरा सवाल आपसे ये था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आपने अपने मतलब जब सवाल पूछे थे उसी में जवाब भी दे दिया है कि हमें तो धरातल पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी तरह से पता है सोशल मीडिया का खेल कैसे चलता है, बोट्स के माध्यम से चलता है, बोट्स के माध्यम से लाखों लाइक मंगवा लिए जाते हैं, बोट्स के माध्यम से शेयर करवा दिए जाते हैं, और आज वही सब चीजें समझाने को इन्होंने आईटी कार्यकर्ताओं का अपना जमावड़ा 500 लोगों का लगाया था कि कैसे अगर एक मंत्री या एक कोई उनके पार्टी का बड़ा नेता ट्वीट करता है तो कैसे झूठ को आगे फैलाना है, और बाकी काम जो पैसे देके वोट के माध्यम से करवाया जा सकता है वो तो करेंगे ही, क्योंकि आज की डेट में जितना चंदा अकेली भाजपा को मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं सारी चीजों को, तो फायदा जिनको हो रहा है उनकी तरफ से भी चंदा मिल रहा है। चलिए, कुल मिला के एसपी अब ग्राउंड पर जाकर लोगों को समझाएगा, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है नहीं। विवेक जी जवाब दें, एक एक करके सबका जवाब दें। आप लोग जो बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे, एक तो उसका काउंटर करने के लिए अन्य पार्टियों का तो सोशल विंग तैयार है, और एसपी तो कह रही है कि वो तो जनता को जाके खुद ही कन्वे कर देगी। आप लोगों के पास दरअसल जनता के बीच में जाकर के उनको समझाने का आधार नहीं है, धरातल नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। बड़े गंभीर आरोप वो लगा रहे थे, मैं चाहूंगा कि जवाब दें हरीश जी। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं कि विपक्ष, क्योंकि एक नकारात्मकता का सिंड्रोम है विपक्ष के पास। आप देखिए, बिजली गांव-गांव लोगों को मिल रही है, गरीबों की थाली में रोटी भी है और दाल भी है, तो ये क्या बताएंगे लोगों को? आज छोटा गांव हो, नगर हो, कस्बा हो, हर जगह लोगों को बिजली मिल रही है। बिजली के कह रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़ गए हैं, तो उसके लिए अखिलेश यादव से उसने इनको पूछना पड़ेगा कि बिजली कंपनियों जो पावर परचेज का इन्होंने एग्रीमेंट किया उसमें क्या डील किया था, उसके लिए जो जिन लोगों ने वो डील किया था उसके लिए वो दोषी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था बिजली घर घर पहुंच रही है, 24 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे सबको बिजली मिल रही है। और गन्ना किसानों की बात मेरे मित्र कर रहे थे, अखिलेश यादव जी के कुल पूरे 5 साल के कार्यकाल में गन्ना किसानों को कुल 90,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, जबकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में 1,40,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। तो ये कहां विपक्ष का ये थोथा प्रचार कहां टिकेगा योगी जी की सरकार के काम के सामने? योगी जी का सरकार का काम आप देखिए कि 4,000 करोड़ रुपया जो कुंभ के आयोजन पे खर्च हुआ, उसके एवज में 1,20,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, 1,20,000 करोड़ का निवेश आया। तो ये जो विपक्ष है, क्योंकि ये पेसिमिज्म से ग्रस्त है, इसको नकारात्मकता दिखती है, लेकिन जनता को काम दिख रहा है, जनता को लोक कल्याणकारी कार्यों का लाभ मिल रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ खड़ी है। और जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं सरकार के, मोदी जी और योगी जी के, उसी को बीजेपी के आईटी विभाग के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के पास धरातल पे कार्यकर्ता नहीं, धरातल पे काम नहीं है। मुझे लगता है कि उनको अपने दामन में झांकना चाहिए। और आज जो जनता जो वाह वाह कह रही है योगी जी को, और ये बात कहती है कि अपना योगी नंबर 1, तो ये उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता बोल रही है। चलिए ठीक है हरीश जी, अब इसके लिए तो हम लोग को चुनावों तक का इंतजार करना होगा, लेकिन आपकी बात का जवाब अभिषेक जी देना चाह रहे हैं। अभिषेक जी मैं चाह रहा हूं जवाब दें। देखिए, मैं हरीश जी हमारे बड़े भाई हैं, इनको मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, मैं आंकड़ों की बात किया करें, हमेशा इनसे मैं बार बार कहता हूं आंकड़ों की बात किया करें। इन्हीं की सरकार है हरियाणा में, इन्हीं की सरकार है मध्य प्रदेश में, इन्हीं की सरकार है गुजरात में। उत्तर प्रदेश से सस्ती बिजली दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह कर दिया कि इनको 64 सांसद जिता के भेज दिए और 325 विधायक बना के भेज दिए? ये उत्तर प्रदेश की जनता का गुनाह है? हरीश जी ये कहना चाहते हैं? अगर हरीश जी कहते हैं तो मैं इनकी बात को एकदम सर आंखों पे ले लेता हूं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, ये हवाई किले बहुत बनाते हैं लोग। इन्होंने जो बोला 90,000 करोड़ और क्या कहते हैं 14,000 करोड़, ये आंकड़े हैं कि कहा धरती पे उतर के देखे जो किसान परेशान है, जो 9 महीने से वहां खड़े हैं बॉर्डर पे सिंधु, आप उनका समझ ही नहीं रहे हो। आपने उर्वरक खादों के दाम बढ़ा दिए, 1200 रुपए होते थे दाम 2200 पहुंचा दिए। आपने डीजल के दाम 100 रुपए से ऊपर ले गए हो। किसान कहां से खेती करेगा? किसान कहां से काम करेगा? आप उन मूलभूत सुविधाओं की बात कर ही नहीं रहे हो, आप हवाई किले बनाने की बात कर रहे हो। कहते हो कि गरीब को खाना मिल रहा है। दाल कितनी थी? 60 रुपए थी 2014 में, आज 180 रुपए है दाल। सरसों का तेल कहां था? आप सब चीजें भूल गए हो। किसान क्या खाएगा? दाल रोटी तो मांग रहा है आपसे, चावल मांग रहा है, दाल रोटी मांग रहा है। आज आप 5 किलो चावल और वो देके आप अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो। जो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से जनता का यहाँ बदहाली हुई यूपी में, तब आप बंगाल में दीदी और दीदी कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रचार जीवी हो गए थे उस समय, और उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गए थे। आपके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं, संसद में कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में कोई मृत्यु नहीं। ये आप सच कह रहे हो? इस पर जनता विश्वास कर ले। जिसके घर से लोग मरे साहब ना, कम से कम उनकी बददुआएं ना ले। जनता तो 22 में आपको दिखाएगी कि आपके आंकड़ों की सरकार और जुमलों की सरकार को कहां भेज रही है। विकास जी, नकारात्मक जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं उसका ही जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो रही है और इन मोर्चों पर वो काम कर रही है। आप लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लगाया हरीश जी ने। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक पेन भी खरीदिए तो उसका बिल लीजिए। आपने 500 का रफेल जो 136 आने थे वो 36 लिए और उसका बिल नहीं दिया। बिल की बात आती है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सरकार से लेकर प्रदेश सरकार बेबिला जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको जीएसटी के खाते में नहीं लाना है। जीएसटी प्राधिकरण की आज तक आप मीटिंग नहीं कर पाए। राज्यों को जीएसटी का जो हिस्सा मिलना चाहिए था उसका सही समुचित बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, आज बता रहे हैं कि हमने गेहूं खरीद लिया, गन्ने का मूल्य दे दिया। आपने दुगना करने की बात की थी और आपने दुगना भी नहीं किया। और उनको एमएसपी जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उसके ऊपर आपने ऐसे अडानी अंबानी जैसी विदेशी षड्यंत्र के गिरोह में के बीच में आपने फंसा दिया किसानों को। भूमि अधिग्रहण के तहत ये लोग जमीनों का कब्जा कर रहे थे किसानों का। जो ये सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने सरकार को दूसरे तरफ से घुमा फिरा करके इस 3 काले कानून लाए, क्योंकि इनकी नीयत शुरू से थी किसानों की जमीन पे कब्जा करना। आज भी ये कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे और इसके बाद उनकी जमीन को लेकर कोई विवाद होता है तो एसडीएम से ऊपर नहीं जा सकते हैं। जमीन को लेकर कोई मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जाया जा सकता है। कुल मिलाकर के किसानों को एक बार अपनी गिरफ्त में ले लेने के बाद उनको पूरी तरीके से अपना गुलाम बना लेना। 90% लोग खेती पर आधारित है, पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आज कोरोना काल में पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था अगर टिकी है तो केवल हमारे किसान भाइयों अन्नदाताओं के दम पर। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लगातार, योगी सरकार केवल किसानों को चाहती है किसी तरीके से वो उनकी गरीबी, उनकी मजबूरी का फायदा उठा ले और उनको पूरी तरीके से गुलाम बना दे।
उनको प्रोत्साहन राशि के नाम पर 2000 देती है और 90 रुपए का डीजल खरीद करके खेत सींचने के लिए मजबूर करती है। महंगी बिजली और महंगी सिंचाई के बाद उसको जो लागत होती है, आज स्थिति ये हो गई है कि अगर उसको सरसों का तेल खरीदना है तो अपना 14 किलो गेहूं बेचेगा तो 1 किलो सरसों का तेल पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ लोगों की हालत यह है कि लोगों ने अभी ऑक्सीजन के और स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा के अभाव में आपने देखा लोग मर रहे थे। कोरोना से निपटने में 16 महीने लग गए और 20 जून से वैक्सीन बांटना शुरू किया। सारे सेंटर खाली पड़े हुए हैं। 18 वर्ष से 44 वर्ष के नौजवान जिन्होंने भारी बहुमत से इनको जिताया, ज्यादा से ज्यादा विधायक सांसद इनको चुने, उनको वैक्सीन। चलिए, कुल मिलाकर के ठीक है, ये मुद्दे आपने गिना दिए और इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास ये लोग चले जाएंगे या फिर वोटर साहब के पास जाएगा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है जैनेन जी अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी हरीश जी ने, कहा कि इनको मत बताएं कि इनके पास कार्यकर्ता हैं कि नहीं, आप देखें कि आपके पास क्या। मैं चाह रहा हूं जवाब दें इसका। नहीं, हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ ही कल हम जब बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, तो आपने ही बताया था कि कौन किससे मिल रहा था, कौन किस पे डोरे डाल रहा है। तो गिरेबान में झांकने की जरूरत हमें इतना है नहीं। और जो मुद्दे हैं, मुद्दा मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बताया था, मैं अब तो पूरा उत्तर प्रदेश से किसानों का मुद्दा बताता हूँ। पिछले साल जब गेहूं की खरीद हुई थी तो 1950 इन्होंने उसका एमएसपी रखा था और ये एमएसपी A2 प्लस FL पे था। वो तो पूरे देश में इसी पे हो रहा है, जबकि स्वामीनाथन कमेटी की बात हुई थी कि C2 जो निकल के आएगा प्लस उसमें 50% और जोड़ा जाएगा। लेकिन जो भी इन्होंने 1950 निकाला था, तब भी उत्तर प्रदेश के कृषि सचिव जो थे उन्होंने केंद्र को खत लिखा था कि आप इसको बढ़ा के 2250 के आसपास करिए, लेकिन वो नहीं हुआ। इस बार इन्होंने डंडोरा पीटा कि उत्तर प्रदेश में हमने मतलब रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद की है, लेकिन असल हकीकत यह है कि टोटल जितनी उपज हुई थी उसका केवल 15% ही खरीद हुई है, जबकि हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में टोटल जो उपज है उसका 90% खरीद हुई थी। तो ये आंकड़ों की जादूगरी और झूठ बोलना और केवल इन्हीं में पारंगत है, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। अगर आप किसान के घर में चले जाएं तो किसान की जो पर डे इनकम है वो 200 रुपए है। ये भी मैंने कल यहाँ पे डिस्कस किया था। और मनरेगा की जो एक दिन की इनकम है वो 202 रुपए है। तो आप बताइए किसान की हालत कहां से कहां पहुंच गई है। जो लोग कोरोना के समय में केंद्र सरकार की अनीतियों और कुरीतियों की वजह से लौट के उत्तर प्रदेश में आए थे, वो लोग वहां पर शहरों में 20,000 से 30,000 रुपए कमा रहे थे। वो मनरेगा के द्वारा 6,000 रुपए और 7,000 रुपए पे काम कर रहे हैं मंथली। और वो भी आपको अच्छी तरह पता होगा कि मनरेगा में केवल 180 या 190 दिन का एक ब्रैकेट होता है। वो साल भर भी काम करके उतना नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनका जो मंथली है वो 7,000 आ रहा है। और ये कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया, जितने लोग वापस आए थे सबको रोजगार। आपने रोजगार दे दिया, लेकिन रोजगार के एवज में उनकी कमाई घट गई है बहुत ज्यादा, 3 गुना 4 गुना। और जितनी उनकी कमाई घटी है उतनी ही दुगनी तिगनी महंगाई बढ़ी है। तो चलिए मैं एक रिएक्शन अब हरीश जी से ले लेता हूं। हरीश जी मुझे बताइए, एक तो गरीबी, दूसरा किसान, तीसरा कोरोना, ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से इनको काउंटर करने की कोशिश करें, लेकिन विपक्ष की तैयारियां पूरी हैं। इस पर रिएक्शन चाहूंगा मैं आपका, हरीश जी। देखिए, विपक्ष को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता काउंटर करेगी। आयुष जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ही प्रयास है कि आज उत्तर प्रदेश जैसे 24 करोड़ की आबादी के प्रदेश में कोरोना समाप्ति पे है। महाराष्ट्र आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की, आप कोरोना की स्थिति वहां देख लीजिए, केरल की स्थिति देख लीजिए, अन्य राज्यों की स्थिति देख लीजिए। दूसरा, किसानों की बात ये कह रहे हैं, किसान खुशहाल हुआ है। आप विकास जी को मैं कहना चाहूंगा, जरा अपने अध्ययन को दुरुस्त कर लें। रिकॉर्ड कृषि उत्पादन हुआ है योगी और मोदी के सरकार में। और एमएसपी जो है 100% तक बढ़ाई गई है तमाम कृषि उत्पादों की। और
राफेल का जो बिल मांग रहे हैं, राफेल के बिल का जवाब देश की जनता ने इनको 2019 में ही दे दिया है। अब ये चलिए ठीक है हरीश जी, अब आप लोग इसी बात के साथ तो चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत भ्रामक शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तैयारियां पूरी करनी है, लेकिन क्या विपक्ष तैयार है, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।